हेलो एवरीवन। श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग की सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 100 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा 101 पार्ट है, अर्थात इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसे कैसे लिखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि वास्तव में इसे आपको कैसे लिखना चाहिए। तो आपका प्रश्न है, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों की समीक्षा कीजिए, इनकी प्रामाणिकता पर भी टिप्पणी कीजिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है क्योंकि इसमें दो पार्ट हैं। तो पहले हम आपका उत्तर पढ़ लेते हैं। आपने लिखा है, साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत प्राचीन भारत के इतिहास लेखन के दो महत्वपूर्ण आयाम हैं। ये परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात किसी एक स्रोत के अध्ययन के अभाव में दूसरा स्रोत अधूरा है। अतः प्राचीन इतिहास के संतुलित अध्ययन के लिए दोनों ही स्रोतों का अध्ययन करना आवश्यक है। ठीक है। फिर लिखा है, पुरातात्विक स्रोतों का महत्व। नंबर 1, काल निर्धारण करने में सहायक। नंबर 2, राज्य का सीमा निर्धारण करने में सहायक। जैसे मौर्य साम्राज्य की सीमा का निर्धारण अभिलेखों के आधार पर, साम्राज्य विस्तार की जानकारी, प्रयाग प्रशस्ति, इतिहास के कालखंड की प्राचीनता। यदि साहित्यिक आधार पर इतिहास लेखन किया जाए तो हमारा इतिहास वैदिक काल से आरंभ होता था, लेकिन पुरातत्व ने इसे पाषाण काल से संबद्ध कर दिया। साहित्यिक स्रोतों की प्रामाणिकता की जांच, उदाहरण मेगास्थनीज के भारत में पड़ने वाले अकाल के विषय में विवरण का खंडन सौगौरा और महास्थान अभिलेख से। राजा के धार्मिक प्रकृति की जानकारी। अगर हम मौर्यकालीन अर्थशास्त्र पर ही निर्भर होते हैं तो हम मानते हैं कि अशोक धार्मिक स्तर पर ब्राह्मणवादी विचारधारा से प्रभावित रहा होगा, लेकिन जब हम अशोक के धार्मिक सहिष्णुता की प्रकृति की जानकारी उसके धम्म की अवधारणा से मिलती है। साहित्यिक स्रोतों का महत्व। जिन कालों के चिर पुरातात्विक साक्ष्यों की उपलब्धता नहीं है, उस काल की जानकारी साहित्यिक साक्ष्यों से प्राप्त। भारत के दर्शन के विकास की जानकारी वेद और उपनिषद, वंशावलियों की जानकारी विभिन्न पुराणों से, वैदेशिक संबंधों की जानकारी हेरोडोटस की हिस्टोरिका से। ठीक है। यानी कि 5वीं सदी के भारत और फारस, यहाँ पे फारस आएगा, भारत भारत नहीं आएगा, यहाँ पे फारस संबंधों की जानकारी। राजाओं के धार्मिक विश्वास की जानकारी, जैसे जैन स्रोत से चंद्रगुप्त मौर्य के युगीन राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था की जानकारी अगुंतर निकाय भगवती सूत्र और पाणिनि की अष्टाध्यायी से। फिर आपने लिखा है, सीमाएं। पुरातात्विक स्रोत की सीमाएं। निष्कर्ष, व्यक्तिनिष्ठ मानवीय हस्तक्षेप की गुंजाइश। उदाहरण के लिए अशोक के कई अभिलेख अपने स्थान से हटा दिए गए। प्रशस्ति की संभावना। प्रयाग प्रशस्ति। उत्खनन कार्य अपर्याप्त, क्षैतिज अध्ययन की कमी। साहित्यिक स्रोतों में तिथि बोध की कमी, क्षेत्र बोध का अभाव, वंशानुक्रम की कमी, मतैक्य नहीं। पुराण और बौद्ध साहित्य में अलग अलग वंशानुक्रम। पूर्वाग्रहपूर्ण जानकारी में मेगास्थनीज का अकाल को लेकर विवरण, सीमित दायरा, तथ्यगत ब्यौरे का अभाव। पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों में परस्पर संबंध। साहित्यिक स्रोतों से हमें राज्यों की सीमा का निर्धारण करना कठिन होता है, ऐसे में पुरातात्विक साक्ष्य साम्राज्य की सीमा के निर्धारण में सहायक होते हैं। जिन कालों के लिए पुरातात्विक साक्ष्यों की उपलब्धता नहीं, उस काल के अध्ययन में निम्न साहित्यिक उस काल के लिए साहित्यिक स्रोत आवश्यक, तथा जिन कालों के लिए साहित्यिक स्रोतों की उपलब्धता नहीं, उस काल के लिए पुरातात्विक स्रोतों की आवश्यकता। साहित्यिक स्रोतों में दी गई पूर्वाग्रहपूर्ण विवरण की सत्यता की जांच। पुरातात्विक स्रोतों के संभव बौद्ध ग्रंथ से पुष्यमित्र शुंग के बौद्ध संहारक होने का खंडन। सांची और भरहुत स्तूप से। हेनसोंग के भारत विवरण की कई बातों की पुष्टि पुरातात्विक स्रोतों से। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि किसी एक स्रोत के अध्ययन पर प्राचीन भारत का इतिहास लेखन अधूरा है, परंतु जहाँ तक स्रोतों की प्रामाणिकता का प्रश्न है तो पुरातात्विक स्रोतों की प्रामाणिकता अधिक है, किंतु खारवेल या केवल उस वंश की जानकारी का एकमात्र स्रोत होना उच्च पक्षी विवरण को नहीं बना पाता। साथ ही वैदिक काल के लिए केवल साहित्यिक साक्ष्य होना उसकी किंवदंतीपूर्ण वर्णन उस कालक्रम की वास्तविकता पर प्रश्नचिन्ह लगाती है। मौर्य काल में दोनों की उपस्थिति, किंतु जगह समानता तो कई जगह विरोधाभास। राजा की स्थिति को लेकर, ब्यौरे को लेकर, क्या है शायद स्थिति
व ब्यौरे को लेकर इसी दिशा में मौर्योत्तर काल में साहित्य की कमी, हालांकि वैदेशिक कृतियाँ इतिहास के अध्ययन के लिए अभी भी पर्याप्त स्रोतों का अभाव, अतः और गहन अध्ययन की आवश्यकता है। साथ ही उत्खनन को बढ़ावा देना ताकि तथ्य व तर्क के मध्य वैज्ञानिक परक विश्लेषण हो सके। आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि इतना बड़ा आंसर इन्होंने क्यों लिख दिया, तो मुझे ऐसा लगता है शायद ये आंसर पीसीएस के हिसाब से लिखा गया है, क्योंकि ये प्रश्न शायद पीसीएस में पूछा गया है, तो इसीलिए आपने इसको पीसीएस के अनुरूप लिखा है। देखिए, आपने लिखा काफ़ी अच्छा है, आपकी जो भाषा की शैली है या जो भाषा की बुनावट है वो काफ़ी अच्छी है। आपने कई ऐसे शब्दों का उपयोग किया है जो आपको इन फ्यूचर अंकों की प्राप्ति कराने में सहायक हो सकते हैं। क्लियर? जैसे मैंने आपके देखे शब्द एक दूसरे के पूरक, ये वर्ड काफ़ी अच्छे होते हैं, इनका उपयोग करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्लियर? संतुलित, अभाव में, समझ रहे हैं? तो इन शब्दों का उपयोग आप लोग भी किया करें जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं। इसके अलावा आपने लगभग हर एक डायमेंशन को इसमें कवर किया है। क्लियर? हाँ, अभी हम बताएंगे कि अभी तो हम आपकी सारी अच्छाइयाँ बता रहे हैं जो जो आपने की हैं, फिर हम बताएंगे कि इन्हीं चीज़ों को आप कैसे और संक्षिप्त में और कैसे आप इन्हीं चीज़ों के और अच्छी भाषा शैली में गढ़ सकते हैं। क्लियर? जैसे यहाँ पे बस थोड़ा सा मिस हुआ है तो आप इसको सही कर सकते हैं, वो होता है फ्लो में जब हम लिखते हैं। क्लियर? फिर बात आती है अंगुत्तर निकाय अष्टाध्यायी। हाँ, यहाँ पे जैसे आपने काफ़ी अच्छी डिफरेंस बताए हैं कि हाँ क्या क्या डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो मैंने देखी थी, हाँ एक मिनट, कहाँ है, मेगास्थनीज के बारे में अकाल के संबंध में आपने लिखा है ना। हाँ, यहाँ पे मेगास्थनीज के भारत में पड़ने वाले अकाल के विषय में विवरण का खंडन सौगौरा और महास्थान अभिलेख से। ये लाइन वास्तव में क्या कह रही, जो आपने लिखा है, ये लाइन वास्तव में ये कहना चाह रही मेरे हिसाब से कि मेगास्थनीज ने भारत के संदर्भ में ये ब्यौरा दिया है कि भारत में अकाल पड़ते हैं। क्लियर? या ये ब्यौरा दिया है कि अकाल नहीं पड़ते हैं, लेकिन सौगौरा और महास्थान उसका प्रमाण है। तो हमें ऊपर की लाइन का तो नहीं पता क्या सच्चाई आपने इसमें लिखा देने का प्रयत्न किया है, लेकिन नीचे की लाइन तो ये साबित कर दे रही ना कि सौगौरा और महास्थान से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उससे ये पता चलता है कि राजा के द्वारा किस तरीके से अन्न को प्रिजर्व करके रखा जाता था ताकि जब अकाल की स्थिति आए तो राज्य लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य कर सके। क्लियर? तो अब आपको यहाँ पे एक लाइन में ये एक्सप्लेन करना था जो वर्ड आपने मिस कर दिया ना, कि मेगास्थनीज के द्वारा भारत में पड़ने वाले अकालों के विषय में जानकारी का अभाव मिलता है या उन्होंने बारंबारता अकाल की उतनी ज़्यादा नहीं बताई, जबकि हम देखते हैं कि सौगरा व महास्थान अभिलेख अकाल की प्रामाणिकता को दर्शाते हैं। क्लियर? तो आप ऐसे इसको लिखिए। यहाँ पे आपने कुछ वर्ड को कोडेड कर दिया है, तो कोडेड नहीं करना है, हर एक वर्ड को आपको इनकोड करके ही लिखना है। समझ गए? तो इस चीज़ को आप सही कीजिए। दूसरी चीज़ क्या है कि आपने इसी चीज़ को यहाँ पे रिपीट कर दिया है, आप और भी जानकारी दे सकते थे। पूर्वाग्रह पूर्ण जानकारी का मतलब कि जैसे मेगास्थनीज क्या करता है कि भारत के लोगों को वास्तव में यूरोप के अनुरूप तुलना करता है। जैसे वो ये सोचता है कि भारत में तो दास प्रथा थी ही नहीं, जबकि आप चाणक्य की या कौटिल्य की जब अर्थशास्त्र पढ़ते हो तो उसमें समाज के एक वर्ग के रूप में दासों का भी उल्लेख मिलता है। क्लियर? तो आप ऐसे बता सकते हो कि कैसे वो पूर्वाग्रह से युक्त था। फिर बात आती है इसमें आपने जो परस्पर संबंध की बात की। देखिए, आप ज़्यादा हेडिंग मत डाला करिए किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे आप पीसीएस का दे रहे हों चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हों। होता क्या कि हेडिंग जब हम डालते हैं ना तो प्रश्न का जो उत्तर है वो हमारा खंडित नज़र आता है। खंडित का मतलब क्या होता है कि वो अलग अलग दिखता है। अलग अलग दिखने से क्या होता है कि एग्जामिनर का फ्लो टूट जाता है। समझ रहे हैं? तो फ्लो आपको नहीं तोड़ने देना है, अर्थात आपको बिल्कुल स्मूथली लिखना है कि वो जब पढ़े तो पढ़ते ही पढ़ते वो उसमें खो जाए। क्लियर? दूसरी बात क्या है कि आप अगर पॉइंट्स में कोई बात दे रहे हो तो उन पॉइंट्स को दो, उसको हेडिंग मत बनाओ, या तो फिर उसको हेडिंग बना दो तो उसे पॉइंट मत दो। अब इसका क्या मतलब, तो इसको हम आपको पहले बता देते हैं कि आप इसको कैसे अपने उत्तर को अच्छे से लिख सकते हैं। आप ऐसे बताइए,
जैसे आपने लिखा ना, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों की समीक्षा कीजिए, तो पहले इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे से ऐसे लिखना है जो कि आपने लिखा है ऊपर। आप ऐसे लिख दीजिए कि प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के लिए हमें दो प्रकार के स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। एक है पुरातात्विक स्रोत, दूसरे हैं साहित्यिक स्रोत। क्लियर। कहीं कहीं पर पुरातात्विक स्रोतों की प्राथमिकता रहती है तो कहीं कहीं पर साहित्यिक स्रोतों की प्राथमिकता। अर्थात कभी कभी ये तो एक दूसरे के पूरक और कभी कभी ये एक दूसरे पर परस्पर निर्भर के व्यवहार को भी प्रदर्शित करते हैं। वहीं अगर हम समझ गए, अब आप देख सकते हो जब ये बातें आपने कर ली, हालांकि पुरातात्विक स्रोतों का महत्व तुलनात्मक लिखो तो होगा क्या कि जो आपने ये आगे लाइन लिखी ना, साहित्यिक स्रोतों का महत्व, ये अलग नहीं हो पाएगी और एग्जामिनर को पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। आप यहीं पे एक्सप्लेन कर दो। अध्ययन कर जो आपने लाइन बता दी कि भूल गया मैं, फिर से बता रहा हूँ फ्लो में। जैसे आप लिखोगे ना कि प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के लिए हमें दो प्रकार के स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसमें हम पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोतों को देखते हैं। कहीं कहीं पर तो पुरातात्विक स्रोत साहित्यिक स्रोतों की अपेक्षा काफ़ी प्रबल नज़र आते हैं, तो कहीं कहीं पर ये एक दूसरे के परस्पर पूरक, तो कहीं कहीं पर ये एक दूसरे की विलक्षणता को दर्शाते हैं। अर्थात पुरातात्विक स्रोतों का और साहित्यिक स्रोतों के मध्य कहीं पर आपसी समन्वय होता है तो कहीं आपसी विलगाव, जैसा कि हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। अब आप बताते जाओ कि पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत जब हम किसी विषय का काल निर्धारण करते हैं तो वहाँ पे पुरातात्विक स्रोत कैसे सहायक की भूमिका निभाते हैं, जबकि साहित्यिक स्रोत वहाँ पे बिल्कुल अपने आप को अलग थलग महसूस कराते हैं। कहीं कहीं पर पुरातात्विक स्रोत राज्य की सीमा का निर्धारण करने में काफ़ी सहायक होते हैं, तो कहीं पर साहित्यिक स्रोतों की प्रासंगिकता बढ़ जाती है। कहीं कहीं पर साहित्यिक स्रोत पुरातात्विक स्रोतों के पूरक के रूप में काम करते हैं, जैसे वैदिक काल के संदर्भ में। क्लियर। कहीं कहीं पर आप ये चीज़ें जब ऐसे बताते हो ना, तो एग्जामिनर को ये लगता है कि हाँ आपने बातें बहुत अच्छे से हमें क्लियर कर दी। अब आपने यहाँ पे जब हेडिंग डाल देते हो और आप ये पॉइंट्स बता देते हो कि यहीं पे आपने जैसे करके लिख दिया, तो एग्जामिनर समझ नहीं पाता है। समझ रहे, तो आप यहाँ पे शब्दों की मर्यादा को अच्छे से अंतर्ग्रंथित कर दो। जैसे आपने पहले पैरा में किया ना, वैसे ही यहाँ पे भी कर दो। आप ऐसे लिख सकते हो कि इतिहास के समीक्षा कीजिए, अर्थात इनकी समीक्षा निम्नवत है। आप यहाँ पे अब फिर पॉइंट पर बता दो कि कैसे पुरातात्विक स्रोत साहित्यिक स्रोतों की अपेक्षा उन्नत हैं, कैसे पुरातात्विक स्रोतों की जो प्रामाणिकता है वो साहित्यिक स्रोतों की अपेक्षा अधिक है। और केवल ज़्यादा 7 से 8 पॉइंट नहीं, 4 से 5 पॉइंट में ही आपको बताने हैं। और 4 से जब 5 पॉइंट बताएंगे तो इतने में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर आप अपने दूसरे पैरा में चीज़ों को बता दीजिए। क्लियर। दूसरे पैरा में क्या बताएंगे, इनकी प्रामाणिकता को लेकर। क्लियर। अर्थात जब प्रामाणिकता आप बताते हो तो प्रामाणिकता के अंतर्गत ही इनकी सीमाएं आ जाती हैं। क्लियर। यानी कि सीमाओं का जो हम पढ़ते हैं ना, अध्ययन करते हैं, वो वास्तव में प्रामाणिकता की ही कसौटी पर आधारित होती हैं। और जब भी आप सीमाएं लिखें तो ऐसे ना लिखा करें। हाँ आपकी बात ये ठीक है कि हम सर फ्लो चार्ट बना रहे थे, तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन फ्लो चार्ट आपको पता होना चाहिए कि फ्लो चार्ट एक प्रश्न में एक ही बार बनाना चाहिए। क्लियर। आपने ऑलरेडी वहाँ पे पॉइंट कर दिया है। हाँ आप फ्लो चार्ट ऐसे बना सकते थे कि मान लीजिए आपने बीच में डायग्राम बनाया और आपने यहाँ पे लिख दिया सीमाएं। क्लियर। और सीमाएं, या फिर इसमें ये डायग्राम गोला बना के लिख दिया पुरातात्विक स्रोतों की सीमाएं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। क्लियर। ये फ्लावर बना दिया सन के रूप में। और जब यहाँ पे बनाते हो ना तो इतना डिटेल में नहीं लिखना होता है। यहाँ पे ऐसे लिख दे सकते हो, मानवीय हस्तक्षेप की गुंजाइश, निष्कर्ष इसका व्यक्तिनिष्ठ, प्रशस्ति की संभावना अधिक। समझ गए, ऐसे आप लिख दोगे। और जब आपने यहाँ पे ऐसे एक डायग्राम बना दिया, फिर आप थोड़ा सा नीचे आओ और नीचे आप यहाँ पे फिर से एक डायग्राम बना दो। क्लियर। साहित्यिक स्रोतों की सीमा। और आपने जब ये बता दिया, समझना यहाँ पे, जब आपने बता दिया तब नीचे आप एक पैसेज की शुरुआत करो, वहाँ पे लाइन में लिख दो, उपयुक्त बातों से इसकी सीमाओं का स्पष्ट मूल्यांकन होता है, हालांकि फिर भी परस्पर इनके मध्य संबंध भी प्रदर्शित होता है जो कि निम्नवत है। और जब आप ये बताओगे तो यहाँ पे फिर पॉइंट नहीं आएंगे, फिर यहाँ पे पैसेज में ही लिखना है। आप लोगों को लग रहा होगा ऐसा सर क्यों कह रहे हो, देखो
एक पैरा में अगर आपने एक बार पॉइंट डाला, समझना, एक बार आपने पॉइंट डाला, एक बार आपने फ्लो चार्ट बनाया, एक बार आपने पैसेज में लिख दिया, एक बार आपने छोटे छोटे पैसेज में लिख दिया, तो आप बताइए इतनी डाइवर्सिटी जब हो जाएगी तो आपका डेकोरेशन काफ़ी अच्छा लगेगा। और अगर आपने पूरे के पूरे आंसर को पॉइंट बाय पॉइंट में लिखते गए तो एग्ज़ामिनर को बोरियत लगेगी, साथ ही एग्ज़ामिनर को ये उत्तर उतना अच्छा नहीं लगेगा। क्लियर? जैसे कि आपने शुरू में तो पॉइंट दे दिया, यहाँ पे जैसे यहाँ पे इतने सारे पॉइंट दे दिए, समझ गए। फिर आपने यहाँ पे पीछे भी पॉइंट दे दिए, ध्यान से सुनना। फिर आपने यहाँ पे पॉइंट दे दिए। अब सोचो 6 पॉइंट ये हो गए, क्लियर, और आपके 5 और 6 पॉइंट ये हो गए 12 पॉइंट, 4 ये हो गए 12 4 16, और 16 और 6 कितने हुए 22 23 24 24 25, ठीक है। 25 पॉइंट आप बताइए कौन सा व्यक्ति 25 पॉइंट पढ़ेगा, या वो 25 पॉइंट क्रम में हो, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4। तो आप ऐसा ना करें, पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको देना है तो 5 से 10 दे दें, क्लियर। फिर आप क्या करें, उसको डायग्राम में दे दें, फिर आप क्या करें उसको पैसेज में दे दें, और फिर क्या करें अंत में छोटे छोटे पैसेज कर दें, क्लियर। तो अब हम पहले देख लेते हैं इसको हम अगर लिखते, खास तौर पर ये तो हमने पीसीएस के हिसाब से आपका बताया, आपने काफ़ी अच्छा लिखा है। बस आप थोड़ा भाषा में संयोजक शब्दों का उपयोग करें और बिंदुओं की जगह पे थोड़ा पैसेज को भी उपयोग में लाएं, क्लियर। क्योंकि ज़्यादा कोई चीज़ हो जाती है ना तो एक्सट्रीम वो उतनी फिर अच्छी नहीं लगती। अब हम इसको यूपीएससी के हिसाब से अगर 150 शब्दों में लिखना हो, क्लियर, तो कैसे लिखेंगे, समझ गए। कई सारे एस्पायरेंट को लग रहा होगा सर 150 शब्दों में बता दीजिए। तो 150 शब्दों में लिखने के लिए आप ये कर सकते हो कि आप W5H1 थ्योरी का उपयोग कर सकते हो। W5H1 थ्योरी का मतलब क्या होता है, वाट, वाई, वेयर, समझ गए, होम, हाउ, इन चीज़ों को लिख सकते हो आप उपयोग करते हो। अर्थात आप ये बता सकते हो कि प्राचीन, डायरेक्ट, बिना कोई भूमिका बिना कोई पृष्ठभूमि लिए, कि प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों का अध्ययन मुख्यतः दो तरीकों पर निर्भर करता है, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। इन स्रोतों के मध्य कभी कभी इतिहासकारों के मध्य मतभेद भी होता है, किंतु इन स्रोतों की परस्पर निर्भरता, परस्पर विलगाव वास्तव में इतिहास लेखन की दृष्टि को काफ़ी तार्किकता प्रदान करती है। अर्थात इसके संदर्भ में निम्न लाभ मिलते हैं। अब आप नीचे बता दो, क्लियर, या आप यहाँ पे ये लिख दो कि नीचे उपयुक्त बातों का दोनों का तुलनात्मक अध्ययन निम्नवत है। और तुलनात्मक अध्ययन में आप दर्शा दो कि पुरातात्विक स्रोत किस तरीके से साहित्यिक स्रोतों की अपेक्षा लाभकारी हैं, किस तरीके से कभी कभी साहित्यिक स्रोत पुरातात्विक स्रोतों पर अपनी प्राथमिकता रखते हैं, किस तरीके से जो साहित्यिक स्रोत हैं कई बार वो पुरातात्विक स्रोतों की मदद करते हैं खोज में, क्लियर। और फिर आप इनकी अपनी अपनी सीमाएं बता दो और सीमा के साथ अपना एक निष्कर्ष दे दो, क्लियर। यानी कि प्रामाणिकता वास्तव में आपकी सीमा है। जब भी कोई प्रश्न ये ऐसे वर्ड आते हैं ना तो प्रामाणिकता का मतलब ये है कि सीमा। आपसे ऐसे इसने प्रश्न पूछा था कि प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों की समीक्षा कीजिए, साथ ही इनकी सीमाओं का भी मूल्यांकन कीजिए, साथ ही इनकी सीमाओं पर टिप्पणी कीजिए। आपसे ऐसे प्रश्न पूछा है, क्लियर। तो आप इस प्रश्न को लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का कि सर इसका और अच्छे से फ्रेम दे दीजिए रिटर्न में। तो ऑलरेडी हमने इसके फ्रेम को आपके साथ शेयर कर दिया है। आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक की मदद से हमारे टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्लियर। तो उम्मीद है न केवल आपको ये प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा, साथ ही आपको ये भी समझ में आया होगा कि वास्तव में हमें ऐसे प्रश्नों को कैसे टैकल करना चाहिए, क्लियर। तो मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए अगले एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।